हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करा रहा हूं आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी तरह से डिटेलिंग कर रहा हूं। आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चले। उम्मीद है इस वीडियोस का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट में 3 यूनिट है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और जो चौथा यूनिट वो हिस्टोरियोग्राफी का होता है। तो मैं ये जो प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, एंशिएंट की अलग होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मिडिवल की अलग होगी और मॉडर्न की अलग होगी। तो आज जो मैंने क्वेश्चन का सेट लिया है वो क्वेश्चन का सेट है दिसंबर 2011। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने जून 2011 के एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया है। आज हम लोग करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के दिसंबर 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये हमारे चैनल का लिंक है। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप बेहतर तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, है ना। ये आपका सवाल है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। तो सिंधु घाटी के लोगों को पासे की खेल की जानकारी थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों का मनोरंजन का साधन था। ये क्या था? मनोरंजन का साधन था। ठीक है। इसके अलावा भी ये लोग अपने मनोरंजन के लिए पासे के खेल के साथ साथ नृत्य भी करते थे, है ना। ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। नृत्य के अलावा ये शिकार करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे अपने मनोरंजन के लिए। उसके बाद पशुओं की लड़ाई, है ना, पशुओं की लड़ाई आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। पशुओं की लड़ाई, है ना, ये सब क्या थे? इनके मनोरंजन के साधन थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य अधिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। जी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सही है। ये बात सही कही जा रही है कि जो भी शुरुआती आर्य लोग जब आए थे तो वह सिंधु नदी के आसपास ही बसे थे, है ना। और उसकी जो सहायक उपनदियाँ थी, जो 7 नदी थी सहायक उपनदी, झेलम व्यास नदी थी, झेलम नदी थी, चिनाब नदी थी, सतलज नदी थी, है ना। ये सब सिंधु की सहायक नदी थी। तो इसी के आसपास और इनकी सहायक नदियों के आसपास इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था और यहाँ पर ये लोग स्थापित हुए थे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण है विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। सही बात है। ये कारण जो है ये बिल्कुल सही है। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्यों की कुल कितनी जनजातियाँ थी, तो उस समय 5 जनजातियाँ थी, है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसकी 5 जनजाति थी। और वो पाँचों जनजाति जो क्या करते थे, आपस में इन लोगों का संघर्ष होता रहता था, है ना। इन लोगों के आपस में संघर्ष होता रहता था। तो इसका सही उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है। ये इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको इसे सीरीज वाइज कालानुक्रम के अनुसार बैठाना है ना। कालानुक्रम के अनुसार बैठाना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं और नेट की भी तैयारी कर रही है, या एमए पढ़ा होगा आपने, बीए पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोगों का जो एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत होता है वो होता है पाषाण काल से, है ना, पाषाण काल से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका पहला हो जाएगा।
ठीक है। पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? तो पाषाण काल के बाद जो दूसरा काल आया वह आया ताम्र पाषाण का, ठीक है। इस समय क्या, ये पाषाण काल में केवल और केवल क्या होते थे? पत्थर के औजार बनते थे, है ना। ताम्र पाषाण काल में क्या होता था? केवल और केवल पत्थर के औजार बनते थे, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, ठीक है। वहीं ताम्र पाषाण काल में क्या होता था? इस समय तक तांबे और पत्थर, तांबे और पत्थर के औजार, दोनों के औजार बनते थे, है ना। सॉरी, ठीक है। ये तो ठीक, पहले पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, उसके बाद आया कांस्य युग। अब इस समय क्या हो गया कि इस समय कांसे का भी उपयोग होने लगा, ठीक है। तो अब कांसे का भी इस्तेमाल होने लगा औजार बनाने में, हथियार बनाने में, उपकरण बनाने में। उसके बाद सबसे अंतिम, ये 1 2 ये तो हो गए 3 और ये 4, सबसे अंत में लोहे की खोज हुई, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी खोज हुई। तो इस हिसाब से अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हमारा उत्तर होगा 4 3 2 1, है ना। सॉरी, हाँ 4 1, सबसे पहला ऑप्शन 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन किस में है? 4 1 3 2, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट के सवाल की तरफ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे? ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे ये महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, है ना। वैशाली के कुंडग्राम, यानी कुंड गांव था कोई, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या सवाल है? वास्तविक संस्थापक, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अगर केवल संस्थापक पूछा जाए तो वहाँ पर ऋषभ देव हो जाएंगे। अगर केवल संस्थापक पूछा जाए, चूँकि ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक ये 24वें तीर्थंकर थे, तो जब ये 24वें थे तो इनके पहले 23 और आ चुके होंगे। तो जो पहले संस्थापक थे वह थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन इनके समय से जैन धर्म ज़्यादा हिट हो गया, इसीलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। ये कैसे, ये कितने नंबर पे थे? ये पहले थे, ठीक है। ये 23वें थे, ये पहले थे। और ये कितने नंबर पे थे? ये 24वें थे, ठीक है। तो सवाल है कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से संबंध रखते थे? तो ये ज्ञात्रिक जनजाति से संबंध रखते थे, ठीक है। और इनकी जो माता थी, वो ये माता जो थी, उन माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है। अब ये त्रिशला जी क्या थी? ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है ना। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। आप इसे नोट्स करें, क्योंकि एनटीए नेट में क्वेश्चन सीधे या घुमाकर या इसी के फैक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं से देखने को मिल सकते हैं। 30% ही सही क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ नहीं पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में ऐसा अशोककालीन कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मणी का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो शहबाजगढ़ी और इसके साथ एक और ऑप्शन में आप जोड़ लीजिए मानसेहरा, ठीक है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दो ऐसी जगह ही हैं, ये दो ऐसे स्थल हैं, ऐसे जगह हैं कि यहाँ ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ से जो भी अभिलेख मिले हैं, ये शिलालेख मिले हैं, ये खरोष्टी लिपि में मिले हैं, ठीक है। किस लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। एक मिनट, खरोष्टी लिपि में मिले हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अशोक के जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तमाम अभिलेख भारत में वह ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं, ठीक है। वह किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मणी लिपि किस ओर से लिखी जाती है? तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत रोम व्यापार संबंध 3री और 4थी शताब्दी ईसा पश्चात में कमी आई। देखिए, ये फिर से असर्शन और रीज़न यानी कि अभिकथन और कारण का सवाल आया है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी बातें सही हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4थी शताब्दी में, है ना, 4थी शताब्दी में भारत रोम के मध्य व्यापार में कमी आई थी। ये बात बिल्कुल सही है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध में 4थी शताब्दी में कमी आई थी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस समय भारत में कई राज्यों पर विदेशियों का कब्जा हो चुका था, ठीक है ना। कई राज्यों में क्या हो चुका था? विदेशियों का कब्जा हो चुका था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जटिल हो गई थी, ठीक है। तो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी ये जटिल इसलिए भी हो गई थी, इन्होंने क्या लगाया कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र के पार, यानी ये लोग मानते थे कि अगर ये समुद्र है और ये समुद्र का ये समुद्र है ना, और समुद्र के पार अगर कोई व्यक्ति जा कर के कोई काम करता है या किसी कार्य से वो समुद्र के उस तरफ जाता है, उस पार जाता है, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना। ऐसा ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादी धर्म नीतियों ने ऐसा निकाला था, ठीक है। तो यही बता रहा है कि ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने, यानी ब्राह्मणवाद जो बढ़ रहा था, उसके प्रभुत्व ने समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध बना दिया। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने कहा कि अगर समुद्री यात्रा करके आप उस पार जाएंगे तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से धर्म को बीच में ला करके बहुत सारे लोगों को समुद्र पार जाने से रोका गया। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा सी, है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा सी। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी देखिए असर्शन रीज़न है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये, मैं मैप बहुत अच्छा नहीं बनाता, लेकिन काम चलाओ तो बना ही सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा भारत लगभग कुछ ऐसा दिखने में है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय है वह भारत के उत्तर में है ना। इस दिशा को उत्तर कहा जाता है। तो भारत में यहाँ पर हिमालय है और इस तरह से वो बना हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है ना। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसके आगे। इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया के, चूँकि अगर मेरा हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है ना, और इसकी दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत दुनिया से कट गया, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर केवल ए सही है और आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी अरेंजमेंट है, कौन पहले आया उस हिसाब से सेटिंग करना है, बताना है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले, चूँकि हम लोग जानते हैं प्राचीन काल से ही हमारा व्यापारिक संबंध रोम से रहा है, तो रोम इनमें पहले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो संबंध है वो रहा है ग्रीक से, 2 नंबर पर ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा संबंध तीसरा शक से है और चौथा प्रतिहार से। तो अब यहाँ से उत्तर आप बना सकते हैं, यही इसका अरेंजमेंट होगा। तो 2, 1, 3, 4, जिस ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 है वही उत्तर मेरा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित देवताओं को ऋग वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ सवाल है कि ऋग वैदिक कालीन समाज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले ऋग्वेद का समय क्या है? ऋग्वेद का समय है 1500 से 1000 BC, ये ऋग्वेद का समय है। इसी ऋग्वेद में अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत, इन सब का चारों देवताओं का वर्णन है। इसके अलावा भी और कई सारे देवता हैं, जैसे सोम, पुर्जन्य, है ना, वो सब देवताओं का भी वर्णन इसमें किया गया है। सोम भी एक देवता है। ठीक है, पुर्जन्य भी एक देवता है। इन सब का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके अरेंजमेंट के बारे में, कि उनका महत्व, किसका महत्व ज़्यादा है, वो ज़्यादा से कम की तरफ हम लोग चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है इंद्र का। वो किसका है? इंद्र का है, क्योंकि इनके लिए 250 श्लोक का वर्णन है ऋग्वेद में। ठीक, अग्नि के लिए दूसरे नंबर पर अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट देवता है, क्योंकि इनके लिए 200 श्लोक हैं ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वरुण है, और चौथे नंबर पर मरुत है। जैसा कि इंद्र को हम लोग पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। तो चूँकि कभी कभी पुराने कुछ इतिहासकार लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत करने वाले इंद्र थे, है ना, इसीलिए उन्हें पुरंदर कहा गया, क्योंकि उन्होंने किला को तोड़ा था, है ना। तो इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये वर्षा के देवता है, ये वर्षा के देवता हैं। अग्नि क्या है? ये आग के देवता हैं। आग के देवता। वरुण क्या है? ये जल देवता है। ठीक, मरुत क्या है? ये आंधी तूफान के देवता हैं, आंधी एवं तूफान के देवता। आंधी एवं तूफान के देवता। ठीक है, तो अब चूँकि इनका इम्पोर्टेंस हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले इंद्र हैं, तो इंद्र हो जाएंगे 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर अग्नि हैं, तो अग्नि हो जाएंगे 2 नंबर पर। तीसरे नंबर पर वरुण हैं, ये हो जाएंगे 2 नंबर पर। और चौथे नंबर पर हो जाएंगे मरुत, है ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 3, 1, 2, 4, ये है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ आपको मिलान करना है।
तो मिलान करने के लिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्रोत सूत्र जो है, स्रोत सूत्र का संबंध इससे है। महाबलिदानों को संपन्न करने के जो नियम दिए गए हैं, महाबलिदान का जो संपन्न करने का नियम है वह किस में दिया गया है, वह स्रोत सूत्र में दिया गया है। गृह सूत्र, गृह सूत्र जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, घर, गृह, है ना। तो दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए, किसके लिए, समारोहों के लिए, किस चीज़ से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है धर्म सूत्र। धर्म, तो चूँकि ये भी नाम से ही प्रतीत होता है, धर्म सूत्र का संबंध किससे होगा, तो हमेशा धार्मिक चीज़ों से होगा। तो धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन का वर्णन किस में है, वह धर्म सूत्र में है। और बचा शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र का संबंध जो है वो बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम, इसका वर्णन शुल्ब सूत्र में हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए का 2 हो गया था, बी का 3, है ना, सी का 1 और डी का 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल, ठीक है। जो नवपाषाण काल के जो लोग थे उनका निवास स्थल क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल पाषाण काल का सबसे अंतिम चरण है। इस काल में लोग खेती करना सीख चुके थे। इस काल में लोगों को खेती करना आ गया था, है ना। इस काल में कृषि का ज्ञान हो गया था। कृषि के साथ साथ और क्या करते थे, पशुपालन भी सीख चुके थे, पशुपालन भी जानते थे, चाक पर बर्तन बना सकते थे, है ना, बर्तन बनाते थे। ये सारे चीज़ नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर होगा कि नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल वो क्या था, तो नवपाषाण काल के लोगों का निवास स्थल क्वार्टराइज शैल था। यानी कि वो जिस पत्थर के घरों में रहते थे वह क्वार्टराइज पत्थर के बने हुए घर थे, है ना। इस समय के जो लोग जो औजार या जो हथियार बनाते थे, है ना, जो औजार हथियार होता था वो पॉलिशदार होता था। वो हथियार कैसा होता था, इनके हथियार और औजार कैसे थे, पॉलिशदार थे। पहले की अपेक्षा छोटे भी थे, है ना, व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग होता था। उसके बाद चकमक पत्थर का भी उपयोग होने लगा था। चकमक पत्थर जिसे रगड़ने पर आग की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये मिलान करना है। तो कौटिल्य का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र से है ना। कौटिल्य का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र से है। भद्रबाहु ने क्या लिखा था, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था, ठीक है। भद्रबाहु ने क्या लिखा था, कल्पसूत्र लिखा था। कात्यायन ने क्या लिखा था, उन्होंने स्मृति लिखा था। और पतंजलि का महाभाष्य था, ठीक है। तो ये मिलान करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ए का 4, जिसमें ए का 4 है, ए का 4 इसमें भी है, ए में भी है और डी में भी है। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे बी का 3 किस में है, तो बी का 3 केवल ए में है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना, इसे भी सम्मिलित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, ठीक है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। उसके बाद है परिशिष्ट प्रवन, तो परिशिष्ट प्रवन हेमचंद्र जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर इनका संबंध सोमदेव से है, सोमदेव ने इनकी रचना की थी। और उसके बाद है विक्राम देव चरित, ये विल्हन द्वारा रचित है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके जो सही व्याख्या है
व्याख्या के हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना, है ना, अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? तो हमें अग्नि उपासना का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। लोथल से ही हमें अग्नि वेदिका मिली है। क्या मिली है? अग्नि वेदिका। सॉरी, ये जो कि आदत नहीं है इस तरह के पेन से लिखने का, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका मिली है। लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कहाँ? भारत में, है ना। इसके अलावा लोथल से जुड़ा और फैक्ट क्या है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल है कहाँ? तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल क्या है? गुजरात में है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चचनामा सिंध का इतिहास, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो चचनामा सिंध का इतिहास जो है मूल रूप में अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें मुख्यतः क्या है? इसमें जो हमें प्राप्त होता है इस बुक में जो है वह सिंधु के इतिहास से संबंधित है। वह किसके इतिहास से संबंधित है? और सिंधु या सिंध के इतिहास से संबंधित है। सिंध के इतिहास से संबंधित है। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। सिंधु या सिंध के इतिहास से संबंधित है। सिंध के इतिहास से संबंधित है ना। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना थी वो रचनाकर्ता जो थे चचनामा के रचनाकार वो थे अली अहमद। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अली अहमद। अली अहमद ने चचनामा को लिखा था। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है समाप्त। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस के साथ, जिसमें मैं आपको NTUC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या रिपीट हुए हैं उन्हें मैं ईयर वाइज और सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज बांटकर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जो आपको आपकी तैयारी के लिए, आपकी UGC नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।